हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव नंबर 5 के। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि किसी पिंड का मूल प्रकार की गति केवल ट्रांसलेशन गति है। किसी पिंड की मूल प्रकार की गति केवल ट्रांसलेशन गति है। देखिएगा, कोई भी हमारे पास पिंड है तो उसकी दो गति होती हैं। एक होती है ट्रांसलेटरी और एक होती है रोटेटरी। यानी कि जो भी पिंड है उसकी दो गति होती है, ना कि एक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि द बेसिक टाइप ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज ट्रांसलेशन मोशन ओनली। तो यहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता, केवल दो मोशन होते हैं, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी। दो मोशन यहाँ पर होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। संप्रेक्षणीयता का सिद्धांत है। संप्रेक्षणीयता का सिद्धांत है द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। यह टॉपिक हमने थ्योरी वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह समझाया था। आपको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर देख सकते हैं। संप्रेक्षणीयता का सिद्धांत यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या बताता है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है वो देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यह बताता है कि वस्तु पर कार्य करने वाला बल एक स्लाइडिंग वेक्टर है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ है, यह बताता है कि वस्तु पर कार्य करने वाला बल एक रोलिंग वेक्टर है। और ऑप्शन आपको दिया हुआ है थर्ड, यह बताता है कि वस्तु पर कार्य करने वाला बल एक फिक्स वेक्टर है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, यह बताता है कि वस्तु पर कार्य करने वाला बल एक इकाई वेक्टर है। तो यहाँ पर आपने सभी ऑप्शन देखे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है उसको ध्यान से देखिए। यह बताता है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल एक स्लाइडिंग वेक्टर है। कहने का मतलब ये है, ट्रांसमिसिबिलिटी फोर्स क्या कहता है कि कोई भी हमारे पास अगर ये बॉडी है, उसके एक साइड पर लगने वाला बल F अपने लाइन ऑफ एक्शन पर दूसरी साइड में शो किया जा सकता है। तो यह एक स्लाइडिंग वेक्टर की तरह काम करता है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो संप्रेक्षणीयता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है, यह बताता है कि वस्तु पर कार्य करने वाला बल एक स्लाइडिंग वेक्टर है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, बल और बलयुग्म निकाय। देखिए यहाँ पर दो बात की गई हैं, एक तो बल और एक बलयुग्म निकाय। तो बल और बलयुग्म निकाय के सरलीकरण में समतलीय बल आसानी से सरल नहीं होते, यानी कि आसानी से हल नहीं होते। कोप्लेनर फोर्स आर नॉट इजीली सिंप्लीफाइड इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फोर्स एंड कपल सिस्टम। बल और बलयुग्म निकाय के सरलीकरण में समतलीय बल आसानी से सरल नहीं होते। क्या यह बात सही है? यह बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। जो बल और बलयुग्म निकाय होते हैं उसके सरलीकरण में समतलीय बल आसानी से सरल यानी कि सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि आसानी से सरल नहीं होते। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, यानी कि ऐसा नहीं होता, वो सिंपली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि गलत कह रहा है वो। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि बलयुग्म का सरलीकरण ब्लैंक स्पेस के आधार पर किया जाता है।
अब इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा वो आपको इस 4 ऑप्शन के माध्यम से सेलेक्ट करना होगा। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कपल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैंक स्पेस। फर्स्ट ऑप्शन है वामार्त घूर्णन के दक्षिणावर्त संकेत सम्मेलन। थर्ड ऑप्शन नंबर सेकंड है सरलीकरण संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड बलयुग्म एक सदिश राशि है और इसलिए इसे सरल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या कहता है, बलयुग्म एक अदिश राशि है और इसे सरल नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी सेम ऑप्शन है, थोड़ा सा चेंजेस है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। द क्लॉकवाइज ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन साइन कन्वेंशन, यानी कि वामार्त घूर्णन के दक्षिणावर्त संकेत सम्मेलन, ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बलयुग्म का सरलीकरण वामार्त घूर्णन के दक्षिणावर्त संकेत, यानी कि दक्षिणावर्त कह सकते हैं कि साइन कन्वेंशन, यानी कि जो साइन कन्वेंशन होंगे उनके आधार पर किया जाता है। बलयुग्म का जो सरलीकरण है, देखिएगा हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जब साइन लेते हैं प्लस और माइनस, उन्हीं को लेकर के हम उसको सॉल्व करते हैं कि ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज जो बलयुग्म है वो कपल है वो बना रहा है या फिर ये फोर्स क्लॉकवाइज कपल बना रहा है। उसके आधार पर हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, या फिर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव, इस तरीके से ले सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन के आधार पर बलयुग्म का सरलीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप टिक करेंगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अक्ष पर बलों का सरलीकरण ब्लैंक स्पेस के रूप में किया जाता है। यहाँ पर भी आपको कोई एक ऑप्शन यहाँ पर फिल करना है जो सही होगा। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फोर्सेस ऑन द एक्सिस इज डन एज ब्लैंक स्पेस, यानी कि अक्ष पर बलों का सरलीकरण, कोई अक्ष है उस पर बलों का सरलीकरण ब्लैंक स्पेस के रूप में किया जाता है। तो देखिएगा ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन आपको जो भी टच हो उसके बारे में एक बार क्वेश्चंस को रिलेट करिएगा। क्वेश्चंस को रिलेट करेंगे, आप सोचेंगे, आपके माइंड में जो भी ऑप्शन आएगा अगर आपका पढ़ा हुआ है तो वो करेक्ट आएगा। देखिए अक्ष पर बलों का सरलीकरण के रूप में किया जाता है, तो ब्लैंक स्पेस है उसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। तो ऑप्शन नंबर ए, नियम की एक विशेष प्रणाली का पालन किया जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ रूल इज फॉलोड, जो नियम है उसके विशेष निकाय यानी कि उसके विशेष प्रणाली का पालन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बलों का कोई सरलीकरण संभव नहीं है। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो वो कहता है बल पहले से ही सरल है और सरलीकरण की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, सरलीकरण के संदर्भ में बल बहुत अस्थायी मात्रा में है और इसके लिए सरलीकरण संभव नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी में ये कहा गया है कि सरलीकरण संभव नहीं है, सरलीकरण की आवश्यकता नहीं है, सरलीकरण संभव नहीं है। तो देखिए सरलीकरण तो संभव नहीं है, लेकिन किसका नहीं है, तो बलों का कोई भी, ठीक है, बलों का कोई भी सरलीकरण संभव नहीं है, या फिर बल पहले से ही सरल है या सरलीकरण के संदर्भ में बहुत अस्थायी मात्रा में बल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है कि बल का कोई सरलीकरण संभव नहीं है। यदि अक्ष पर बलों का सरलीकरण, बलों का कोई सरलीकरण संभव नहीं है के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। देखिए अक्ष पर बलों का सरलीकरण नियम की एक विशेष प्रणाली का पालन किया जाता है, इसके रूप में किया जाता है, यानी कि ए पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ रूल इज फॉलोड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये पहले हमने ऑप्शन नंबर बी बता दिया है, ये आपका गलत होगा, ये भी आपका गलत होगा, ये भी आपका गलत होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अक्ष पर बलों का सरलीकरण ब्लैंक स्पेस, यानी कि उसमें आएगा नियम के एक विशेष प्रणाली पर
पालन किया जाता है, यानी के रूप में किया जाता है। एक निकाय होता है, एक प्रणाली होती है, विशेष प्रणाली, उसके नियम के आधार पर जो अक्ष के बल हैं उनका सरलीकरण किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ए ऑप्शन सही होगा। पहले हमने बी ऑप्शन बताया था, बी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कहा है कि सरलीकरण संभव नहीं है। किसी अक्ष पर बल लगाए जा रहे हैं तो उसका सरलीकरण हो सकता है, लेकिन एक विशेष प्रणाली के नियमानुसार उसका सरलीकरण हो सकता है। तो विशेष नियमानुसार उसका सरलीकरण करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास एक करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? बलयुग्म एक अदिश राशि है। चलो मान लेते हैं कि बलयुग्म एक अदिश राशि है, इसने इतना कहा, लेकिन एक बात और उसने कह दी, और बल सदिश राशि है। देखिए, बलयुग्म एक अदिश राशि है और बल एक सदिश राशि है। बल को उसने सदिश बताया है और बलयुग्म को उसने अदिश बताया है। और क्या कहा है कि इसलिए केवल बल को ब्लैंक स्पेस के रूप में सरल बनाया जा सकता है। द कपल इज ए स्केलर क्वांटिटी and the force is vector quantity and hence only force can be simplified as blank space। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, कथन का पहला भाग गलत है और दूसरा भाग सत्य है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार कि बलयुग्म एक सदिश राशि है। तो बलयुग्म एक अदिश राशि है, इसने ये दिया हुआ है। तो बलयुग्म एक अदिश राशि नहीं है, वह एक सदिश राशि है। यानी कि बलयुग्म एक सदिश राशि है और इसने फिर से कहा है कि बल सदिश राशि है। तो देखिए, बलयुग्म एक अदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, इसने ये कहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है, ये तो पता है, लेकिन बलयुग्म एक अदिश राशि है, ये इसने गलत कहा है। तो बलयुग्म एक अदिश राशि है, ये गलत है। बलयुग्म भी एक सदिश ही राशि है। तो जो कथन का पहला भाग है वो गलत है, और दूसरा भाग में क्या कहा गया कि बल सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, ये सही है। यानी कि ये सही कहा गया है, ये इसने गलत कहा है। तो अगर वो कहता कि बलयुग्म एक अदिश राशि नहीं है और बल सदिश राशि है तो हम मान लेते, लेकिन बलयुग्म भी एक सदिश राशि होती है, लेकिन इसने अदिश कहा है, इसलिए कथन का पहला भाग गलत है और दूसरा भाग जो ये है, दूसरा भाग सही है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाता है फर्स्ट। दूसरे ऑप्शन में कहा गया कि कथन का पहला भाग असत्य है, ये भी गलत हो जाएगा। कथन का पहला भाग सत्य है, दूसरा भाग भी इसने असत्य बताया था, इसलिए गलत कर दिया। कथन का पहला भाग सत्य है, ये पहले ही गलत हो गया। कथन का पहला भाग सत्य है, ये भी गलत हो, क्योंकि हमको पता है कथन का जो पहला भाग है बलयुग्म एक अदिश राशि है, वो गलत है। तो इन दोनों ऑप्शन में आपको संभावना थी कि सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बल एक सदिश राशि है, लेकिन इसने गलत बता दिया। तो यहाँ पर जो है बल एक सदिश राशि है। हाँ, ऑब्वियसली बल एक सदिश राशि है, उसमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, तो इसलिए वो सदिश राशि है। तो यहाँ पर बलयुग्म और बल सदिश राशि होते हैं, लेकिन बलयुग्म को जो अदिश बताया है वो उसने गलत बताया, तो इसलिए इसका जो पहला भाग है वो गलत हो जाता है और दूसरा भाग सही हो जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वो क्या कहता है? बल और बलयुग्म। देखिएगा, बल और बलयुग्म दोनों की बात कही गई है। एक ही टॉपिक पर 10-10 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, तो आप केवल क्वेश्चंस को देखते जाइएगा। जब आपको एक ही सब्जेक्ट के 250-300 क्वेश्चंस का पता रहेगा तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, एक भी क्वेश्चंस को आप छोड़ के नहीं आओगे, सभी क्वेश्चन करना है। आप ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। 90 मिनट आपको मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो 50 क्वेश्चन के लिए अगर आप एक सब्जेक्ट के 200-250 क्वेश्चंस को देख लेते हो तो उसमें आपका इतना फ़ायदा हो जाएगा कि एक भी क्वेश्चन आपकी नज़रों से बच के नहीं जाएगा। ये आप जान लीजिए कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। तो बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल जीवन क्लासेस में। देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बल और बलयुग्म को एक साथ सरल नहीं किया जा सकता। उसने कहा है बल और बलयुग्म को एक साथ सरल नहीं किया जा सकता क्योंकि एक कारण है और दूसरा प्रभाव है। क्या कहा है? एक कारण है, दूसरा प्रभाव है। तो हमको ये बताना है कि उसने क्या कहा है, कथन जो है वो सही है या गलत है, कथन सही है या फिर कारण सही है, ये देखना है। तो इसमें ये कहा गया है कि बल और बलयुग्म को एक साथ सरल नहीं किया जा सकता क्योंकि एक कारण है और दूसरा प्रभाव है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कथन सही है और दिया गया कारण भी सही है। तो देखिए कथन जो है इसमें सही नहीं है, ठीक है, इसमें कथन सही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी इसने दिया हुआ है कि कथन जो है गलत है, कथन गलत है। तो हाँ, यहाँ तक ये तो सही है कि कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में कथन गलत है, तो ये सही है कि कथन गलत है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल हो जाता है। तो बचे दो ऑप्शन बी और सी। तो कथन गलत है, दोनों में दिया गया है, लेकिन लास्ट का पॉइंट देखिएगा कौन सा सही बैठता है, लेकिन दिया गया कारण भी सही है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है, ठीक है। बल और बलयुग्म को एक साथ सरल नहीं किया जा सकता, लेकिन किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कथन गलत है और कारण भी गलत है। उसने क्या कहा है कि बल और बलयुग्म को एक साथ सरल नहीं किया जा सकता, लेकिन किया जा सकता है। तो इसलिए कथन गलत है, ये तो सही बताया उसने, लेकिन कारण भी गलत है उसका, कारण क्योंकि एक कारण है और दूसरा प्रभाव, ये भी गलत है, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में कहा था उसने कथन गलत है लेकिन दिया गया कारण सही है, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हुआ। लेकिन सी में उसने कहा कि कारण भी गलत है, और जबकि हमें क्वेश्चन बताया गया है उसमें ऑब्वियसली कारण और कथन दोनों ही गलत है, यानी कि बल और बलयुग्म को एक साथ सरल किया जा सकता है, जबकि वो कह रहा है कि नहीं किया जा सकता, तो इसने ये गलत बताया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 उसने कहा है कि सरलीकरण का मुख्य उद्देश्य है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, सरलीकरण का मुख्य उद्देश्य यानी कि द मेन मोटो ऑफ द सिंप्लीफिकेशन इज टू ब्लैंक स्पेस। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, टू रिड्यूस द कैलकुलेशन, यानी कि गणना को कम करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है बलयुग्म के साथ बलों को जोड़ने और कुल निकालने के लिए, यानी कि उनका टोटल निकालने के लिए। तीसरा ऑप्शन है बलयुग्म के साथ बलों को घटाना और उनका टोटल निकालना। चौथा ऑप्शन इसने दिया है बलयुग्म के साथ बलों को गुणा करके और उनका टोटल निकालने के लिए सरलीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है ये बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही हो जाता है कि गणना को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द कैलकुलेशन। जो सरलीकरण बनाया गया है यानी कि जो मेन मोटो है सिंप्लीफिकेशन का वो क्या है, वो है गणना को कम करने के लिए इसका मेन उद्देश्य है। तो आप याद रखिएगा सिंप्लीफिकेशन का जो मुख्य उद्देश्य मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, गणना को कम करना, यानी कि कैलकुलेशन को कम से कम करना, ये उसका उद्देश्य होता है। तो कैलकुलेशन को रिड्यूस करना यानी कि कम कैलकुलेशन करने पर हमें जो है आंसर मिल जाए, यही सरलीकरण का उद्देश्य होता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जल्दी से देख लेते हैं। बल की क्रिया के बिंदु से अक्ष की दूरी प्राप्त करने के लिए, बल की क्रिया के बिंदु से अक्ष की दूरी प्राप्त करने के लिए बलयुग्म आघूर्ण और बल को विभाजित किया जाता है। द कपल मोमेंट एंड द फोर्स इज डिवाइडेड टू द डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस। बात कर लेते हैं क्या कह रहा है वो, कि बल की क्रिया के बिंदु से, ध्यान से सुनिए, बल की क्रिया के बिंदु से अक्ष की दूरी प्राप्त करने के लिए, बल की क्रिया के बिंदु से अक्ष की दूरी प्राप्त करने के लिए बलयुग्म आघूर्ण और बल को विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है कि
हाँ, बल्क और बलयुग्म आघूर्ण और बल को विभाजित किया जाता है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। उसने ये सही बात कही है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया कि बलों का एक समरेखीय निकाय है। व्हाट इज ए कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। बलों का समरेखीय निकाय क्या है? व्हाट इज द कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बल निकाय जिसमें सभी बल एक दूसरे के समांतर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बल निकाय जिसमें सभी बल एक दूसरे से लंबवत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है एक ही बिंदु से निकलने वाली सभी बलों का निकाय। ऑप्शन नंबर डी है बलों की एक समरेखी निकाय नहीं बना सकते, यह संभव नहीं है। तो देखिएगा जहां भी समरेखी निकाय यानी कि जो हमारे पास कोलिनियर सिस्टम होता है, कोलिनियर सिस्टम क्या होता है इसको आप जान लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि इसमें दिया गया है कि एक ही बिंदु से निकलने वाली सभी बलों का निकाय। एक ही बिंदु से निकलने वाले सभी बलों का निकाय मतलब क्या है कि एक बिंदु है और उस बिंदु से बल इस तरीके से निकल रहे हैं, यानी कि कैसे हम कह सकते हैं समरेखी, यानी कि एक ही रेखा में बल निकल रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये बिंदु है इस पर बल आ रहे हैं और इसी रेखा में बल जो है इस बिंदु से जा रहा है। तो बल जो होगा एक लाइन में होंगे, एक रेखा में होंगे। तो एक ही बिंदु से निकलने वाली सभी बलों का जो निकाय है वो समरेखी निकाय यानी कि कोलिनियर सिस्टम कहलाता है जब वे एक ही लाइन में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ टिक करेंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।